नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कहते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत ने उड़ीसा स्थित अपने प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा है। डीआरडीओ के सूत्रों ने बताया कि चांदीपुर स्थित ITR से अत्याधुनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, जो कि सफल भी रहा। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया कि परीक्षण के दौरान सभी मानकों को प्राप्त कर लिया गया। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ब्रह्मोस अपने चारों वर्जन्स में उपलब्ध है, जिसमें पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और जमीन से इसे दागा जा सकता है। लगातार इस तरीके के परीक्षण किए जाने बेहद जरूरी है ताकि भारत अपनी मारक क्षमता को और बढ़ा सके। और इस तरीके की जो टेंशन इस वक्त भारत और चीन के बीच में है, इस दौरान इस तरीके के परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ताकि भारत अपनी तरकश में बेहतर हथियार रख सके। बढ़ते अपनी अगली डिफेंस अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने 300वें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का निर्माण पूरा कर लिया है। कंपनी ने कहा कि इसे अपने हैंगर से रोल आउट कर दिया गया है। रोल आउट होने के बाद अब ये आकाश में उड़ान भरने को तैयार है। HAL ने कहा कि मार्क 1 से मार्क 4 तक का विकास अभूतपूर्व रहा और यह हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकास को प्रोत्साहन देता है। स्वदेशी ध्रुव ने पहली बार 1992 में उड़ान भरी थी और इसकी कई खूबियां इसे अन्य हेलीकॉप्टरों से अलग बनाती है। इसका इस्तेमाल सेना और वायुसेना दोनों अधिकतम ऊंचाई वाली जगहों पर अपने अभियानों में कर रही है। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए हथियार व अन्य उपकरण ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाए जा सकते हैं, जहां अन्य हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। लद्दाख सेक्टर में इस तरह के 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर सेना की मदद कर रहे हैं। सर्दियों के मौसम में लद्दाख में तापमान 0 से नीचे चला जाता है और इस तरह के मौसम में ये पेलोड ले जाने में कारगर साबित होता है। कंपनी ने बताया कि 2,80,000 घंटे से अधिक की उड़ान के साथ ALH किसी भी समय और किसी भी मिशन के लिए एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। HAL सेना के लिए 41 हेलीकॉप्टर्स, भारतीय नौसेना के लिए 16 हेलीकॉप्टर और 16 हेलीकॉप्टर्स तटरक्षक के लिए तैयार कर रहा है। इनमें से 38 यानी कि 38 ALH का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और बाकियों का निर्माण 2022 तक पूरा हो जाएगा। LCH के हथियारों के बारे में अगर बता दिया जाए तो इसमें 20 मिलीमीटर की टरेट गन है, 70 मिलीमीटर के रॉकेट्स और एयर टू एयर मिसाइल इसमें लगाई गई है। LCH पहला हेलीकॉप्टर है जो एयर टू एयर मिसाइल किसी भी फ्लाइंग टारगेट के खिलाफ दाग सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन की चालाकियों को लेकर आ रही है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो 1959 में एक तरफा तरीके से परिभाषित वास्तविक नियंत्रण रेखा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि स्वीकारेगा नहीं। इसी के साथ भारत ने ये भी कहा कि देश की स्थिति से चीन समेत सभी अच्छी तरह से अवगत है। भारत चीन बॉर्डर इलाकों में LAC पर चीन की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने कभी भी 1959 की कथित एकतरफा LAC की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। भारत चीन विवाद को सुलझाने के लिए कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जिनमें से दोनों पक्षों ने LAC को लेकर आम सहमति बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीते कुछ महीनों में चीनी पक्ष को बार बार बताया गया है कि सीमा क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति को दोनों देशों के बीच साइन किए गए समझौते के अनुसार सुलझाना चाहिए। विदेश मंत्रालय और उनके चीनी समकक्ष के बीच 10 सितंबर को हुई बैठक के बीच चीनी पक्ष ने मौजूदा समझौतों का पालन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि चीन यहां पर किसी भी तरीके से मानने वाला है। और इसीलिए भारत ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो 1959 वाली स्थिति है वो एक तरफा है और ऐसे में भारत चीन की इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और चीन को ये बात पता है, इसके बावजूद भी वो बार बार इस तरीके की बात को दोहराता है। अगली खबर की बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स को लेकर आ रही है। भारतीय तटरक्षक बल को फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ मिल गया है और इसे कमीशन कर दिया गया है। ICGS कनकलता बरुआ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए GRSE ने बिल्ड किया है। ये GRSE की 5वीं फास्ट पेट्रोल वेसल है। अधिकारी ने बताया कि 50 मीटर की लंबाई, 7.5 मीटर की चौड़ाई और लगभग 308 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ ये मीडियम रेंज सरफेस वेसल है। अधिकारियों ने कहा कि ये शक्तिशाली फ्यूल एफिशिएंट प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है मल्टीपर्पज ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि पेट्रोलिंग, एंटी पोचिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इस वेसल की मैक्सिमम स्पीड 34 नॉट्स है और इसका एंड्योरेंस 1500 नॉटिकल माइल है। इसमें 3 मेन इंजन लगे हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। सैन्य साजो सामान और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लक्ष्य पर केंद्रित नई रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 की नई घोषणा की गई। नई खरीद में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य साजो सामान को लीज यानी कि किराए पर लेने का विकल्प भी खोल दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हो, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या नौसैनिक जहाजों से लेकर युद्धक साजो सामान को
देश विदेश कहीं से भी अनुबंध पर लेने का रास्ता खुल गया है। बड़े रक्षा सौदों में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की बाध्यता को अब काफी कम कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा कंपनियों को ताकत देने की पूरी व्यवस्था भी की है। यानी कि दोस्तों, ये बहुत अच्छा फैसला कहा जा सकता है। रक्षा खरीद में जो एक नया चेंज किया गया है, क्योंकि लीज पर लेने की व्यवस्था से भी काफी कुछ, अगर युद्ध का समय चल रहा है और ऐसे में क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो काफी लंबे टाइम के बाद इंप्लीमेंट होते हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर हम लीज पर इन चीजों को लेते हैं तो वो हमें जल्द से जल्द मिल जाती है, ताकि हम अपनी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ा सकें और युद्ध में किसी भी तरीके की भूमिका को निभा सकें। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय स्टार्टअप कंपनी को लेकर आ रही है। बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप द्वारा विकसित किए गए एक निगरानी प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों के काफी काम आई है, जिससे कि चीनी सैनिकों की सीमा पर घुसपैठ पर नजर रखी जा सकेगी। भारतीय सेना के द्वारा तैनात किए गए इस लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम को टीरेक्स नाम दिया गया है और इसे भारत की स्वदेशी कंपनी, या आप ये कह सकते हैं कि एक स्वदेशी स्टार्टअप टोनबो इमेजिंग ने डिजाइन किया है। यही नहीं, टोनबो ने नाइट विजन गॉगल्स को हेलमेट के साथ फिट करके भारतीय सैनिकों को भी दिए हैं। टीरेक्स एक लंबी दूरी की निगरानी प्रणाली है जिसकी रेंज करीबन 15 से 20 किलोमीटर है और ये नाइट विजन क्षमता और जीपीएस ट्रैकर के साथ भारतीय डिफेंस फोर्सेस को गाइड करता है। टीरेक्स को पावर मिलती है फ्यूल सेल से और सेना को मानव रहित स्टेशनों को विकसित करने की अनुमति ये देता है, जिससे सैनिकों को केवल रखरखाव और यात्रा करने की आवश्यकता होती है, जिससे खतरा कम हो जाता है। टोबो इमेजिंग के संस्थापक ने बताया कि हमारे सिस्टम्स पाकिस्तान की सीमा में पहले से तैनात किए जा चुके हैं और उनमें से कुछ लद्दाख में भी तैनात किए गए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। भारत और अमेरिका के बीच हाई प्रोफाइल 2+2 बैठक अब 26 से 27 अक्टूबर को निर्धारित की गई है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले होगी। इसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिकी रक्षा सचिव मार्क एस्पर और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा में भाग लेंगे। इस 2+2 वार्ता के दो प्रमुख एजेंडे हैं, जिसमें बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA और मैरिटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल एग्रीमेंट यानी कि MISTA है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहले से ही लीमा और CISMOA यानी कि संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। भारत पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान पर निगरानी रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक घनिष्ठ सहयोग चाहता है। यूएस सेंट्रल कमांड में पहले से ही भारतीय नौसेना का एक अधिकारी डेपुटेशन में है। ऐसा कहा जा रहा है कि आमने सामने की इस बैठक में कई विशेष लाभ भारत को मिलेंगे और दोनों पक्षों में द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल अमेरिकी वायुसेना का F-35B फाइटर जेट एरियल ईंधन भरते हुए टैंकर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें जो विमान का पायलट था वो सुरक्षित बाहर निकल गया। हालांकि उसका अभी इलाज चल रहा है, जबकि KC-130J ईंधन भरने वाला विमान का चालक दल भी सुरक्षित रूप से उतर गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो मालदीव को लेकर आ रही है। भारत ने डॉर्नियर विमानों की पहली खेप पड़ोसी देश मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को सौंप दी है। मालदीव के पायलट इन विमानों को भारत की मदद से उड़ाएंगे। इन विमानों से भारत को हिंद महासागर में चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने में सहयोग मिलेगा। भारत और मालदीव के बीच इन ड्रोनियर विमानों को लेकर साल 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई थी। सूत्रों का कहना है कि इन विमानों को MDNF के कमांड और कंट्रोल में ऑपरेट किया जाएगा और इनकी उड़ान का खर्च भारत सरकार उठाएगी। मालदीव स्थित सरकारी दूतावास ने बताया कि विमानों में मानवीय राहत कार्यों के अलावा भारत मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की निगरानी भी की जा सकेगी। मालदीव के 7 कर्मियों को ड्रोनियर के संचालन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें पायलट, एयर ऑब्जर्वर और इंजीनियर्स शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक भारत और मालदीव के साथ हिंद महासागर में घुसपैठ करने वाले चीनी सेना के जहाजों और पनडुब्बियों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इससे गैरकानूनी रूप से मछली पकड़ने और ड्रग्स की तस्करी पर भी निगरानी रखी जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो इसरो को लेकर आ रही है। इसरो ने इस महीने की शुरुआत में अपने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट यानी कि RS-200 को नए प्रोपेलेंट के साथ लॉन्च किया है। ये RS-200 मौसम विज्ञान साउंडिंग रॉकेट की 180वीं लगातार सफल उड़ान थी और STBP आधारित प्रोपेलेंट के साथ पहली उड़ान थी। मिशन के 123 सेकंड में अनुमानित 7.6 किलोमीटर के खिलाफ करीबन 62.7 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की और सफलतापूर्वक चाफ पेलोड को जारी किया। भारत ने 21 नवंबर 1963 को TERL की स्थापना के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने की अपनी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। वर्षों से इसरो ने विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए अलग अलग साउंडिंग रॉकेट विकसित किए हैं। वर्तमान में RS-200, RS-300 Mk2 और RS-560 Mk3 रॉकेट चालू हैं, जिन्हें RS-200 रॉकेट का पहला और दूसरा चरण ठोस मोटर द्वारा संचालित होता है। RS-200 रॉकेट की स्थापना के बाद दोनों ठोस चरणों की पॉलीविनाइल क्लोराइड आधारित प्रोपेलेंट का उपयोग करके संसाधित किया जाता है।
पीवीसी प्रोपेलेंट की तुलना में एसटीबीपी आधारित प्रोपेलेंट मैकेनिकल और इंटरफेस प्रॉपर्टीज के साथ अधिक पावरफुल है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसके फायदों को देखते हुए RT-200 रॉकेट के लिए एसटीबीपी आधारित प्रोपेलेंट के साथ पीवीसी आधारित प्रोपेलेंट को बदले जाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एसटीबीपी प्रोपेलेंट के साथ ही इंटरफेस गुणों और कठोरता को बढ़ाने के लिए पेपर ट्यूब आधारित इंसुलेशन लागू किया गया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।